अच्छा, जो आज की लैब है ये है डीयूपी ऑपरेटर्स एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। तो डीयूपी ऑपरेटर को समझने से पहले आप एरेज के ऊपर आ जाएं कि एरेज क्या होते हैं। एरे बेसिकली आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अगर अभी तक पढ़ी हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि एरे क्या काम कर रहा होता है। एरे एक सीरीज ऑफ डेटा को, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को, सीरीज ऑफ स्ट्रिंग्स को, ठीक है, एक साथ स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर आपकी इस तरीके की स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे आप सीरीज ऑफ डाटा को स्टोर कर सकें। ठीक है। आ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी हम रन करके देखेंगे कोड के थ्रू। पहले इसका एक ओवरव्यू ले लें। अगर आप मेमोरी के अंदर कोई भी अगर वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू 200, बी इक्वल्स टू 300, सी इक्वल्स टू, तो इन सब की वैल्यूज आप स्टोर करते हैं तो मेमोरी के अंदर अगर आपकी रैम जो है इसके अंदर जहाँ पर भी एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी, जैसे आपने बाइट टाइप का लिया है तो 16 बिट जहाँ पर भी एम्प्टी उसको मेमोरी को मिलेंगे वो वहाँ पे एक थ्री, जो आप ए इक्वल्स टू 3 किया है तो वो ए इक्वल्स टू 3 यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पे अगर बहुत सारा डेटा डिफरेंट स्टोर हुआ हुआ है, फिर उसको कहीं यहाँ जाके स्पेस मिली 16 बाइट की तो वो यहाँ पे बी की वैल्यू स्टोर कर देगा। कहीं यहाँ उसको सी की मिली तो उसने यहाँ पे सी स्टोर कर दिया। लेकिन आप चाह रहे हैं यहाँ जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा और आपको एक एक वेरिएबल को डिफरेंटली बताना पड़ेगा। आप इंडेक्स के थ्रू नहीं बता सकते कि ये मेमोरी के इस इंडेक्स के ऊपर ये चीज़ पड़ी हुई है। क्या आप चाह रहे हैं कि आपका एक तरीके का डेटा है, सपोज स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है, तो वो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम जाहिर है आप एक जगह पे स्टोर करेंगे। किसी के मार्क्स हैं आप एक जगह पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आप एरे क्या करते हैं, आपको एक सीरीज ऑफ मेमोरी असाइन कर देता है, जैसे ये है। अब उसके बाद आप उसके अंदर सपोज 8 उसकी है बिट्स की है, यानी कि एक बाइट की है स्टोरेज, तो आपको पहली उसमें एक बाइट देगा, फिर सेकंड में एक बाइट देगा। तो आप इसको एरे के इंडेक्स ज़ीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू के थ्रू इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एरे आपके पास ये काम कर रहा होता है कि सीरीज ऑफ डेटा को स्टोर करने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, और मेमोरी के अंदर आपका पूरा एरे ऑफ ब्लॉक ऑफ एरे स्टोर हो जाता है और आपको एक्सेस करने में आसान होता है। ठीक है, तो एक टाइप का डेटा जो है आप उसको एक टाइप के एरे के अंदर स्टोर कर दें, डिफरेंट टाइप का डेटा है तो डिफरेंट टाइप के एरे के अंदर आप उसको स्टोर कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में एरे को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है, तरीक़ेकार क्या है, वो ये है कि आप अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं, आपने कोई भी सपोज़ लेबल दिया या कोई भी यहाँ पे नाम दिया एरे का। ठीक है, उसकी टाइप बताई कि ये वर्ड टाइप का है। ठीक है, वर्ड टाइप का से क्या मतलब है कि ये 16 बिट है। और इसके अंदर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे दी। जब कॉमा सेपरेटेड देंगे तो ये माई लिस्ट के 0th इंडेक्स के ऊपर ये 1 होगा, फर्स्ट इंडेक्स 1 इंडेक्स के ऊपर 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 0 till 4 इंडेक्स तक ये वैल्यूज़ सेव हो रही होंगी। इन्हीं के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैंने अ, एक एरे ले लिया, ठीक है, वर्ड टाइप का, और उसके अंदर मैंने ये मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करवा दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सपोज़ कोई मेरे पास ऐसी वैल्यू है कि सपोज़ मैं सेम किसी एक एरे के अंदर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। कहीं मैं एरे लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सेम वैल्यूज़ हैं। सपोज़ मुझे 100 प्रिंट कराना है, ठीक है, 100 सेव करवाना है अपने एरे के अंदर, और वो कराना है मुझे 50 टाइम्स। ठीक है, तो मैं उसके अंदर 100 करके 50 टाइम्स 100 तो नहीं लिखूंगा। मैं उसके लिए डीयूपी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। डीयूपी ऑपरेटर क्या है? डीयूपी ऑपरेटर, डीयूपी की फुल फॉर्म है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट इसकी फुल फॉर्म है। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे खैर लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे एरे का नाम दें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद
आपने जो भी वैल्यू है वो कितनी दफ़े स्टोर करानी है वो यहाँ पे लिखें, उसका डेटा टाइप लिखें, जैसे बाइट है, कितनी दफ़ा स्टोर करानी है 20 टाइम्स, तो 20 लिखें। DUP इसका कीवर्ड है, तो आप DUP लिखें। और स्टोर क्या चीज़ करवानी है, मुझे 0 स्टोर करवाना है 20 टाइम्स अपने एरे के अंदर, तो मैं DUP ब्रैकेट 0 लिख दूंगा। मेरे एरे के अंदर इनिशियली 0 0 0 20 टाइम्स सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा कोई एरे है कि जिसको मैं अनइनिशियलाइज्ड रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी मेमोरी असाइन करना चाह रहा हूँ 20 तक, तो मैं क्या करूँगा, अनइनिशियलाइज्ड रखूँगा DUP और अंदर क्वेश्चन मार्क, इससे अनइनिशियलाइज्ड होगा, और 20 में इसका साइज दे दूंगा, जिसकी मदद से ये 20 बाइट्स के ऊपर ये मुझे मेमोरी असाइन कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई, ये तो मैं इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू दे रहा था, ठीक है, और यहाँ इनिशियलाइज रख रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग्स दे दूँ, तो मैं इस तरीके से स्ट्रिंग दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसका साइज दिया 4, तो ये मुझे 4 आपके स्टैक को 4 दफ़ा प्रिंट कर देगा, यहाँ पे सेव कर देगा। अब मैं जब चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि दी यूज़ ऑफ DUP और एलोकेट्स और क्रिएट स्पेस फॉर एन एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, और द DUP ऑपरेटर एलोकेट स्टोरेज फॉर मल्टीपल डेटा आइटम्स, वही सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये अगर आपने बस ये याद रखें कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपने स्टोर करानी है या आपने 0 वैल्यूज से इनिशलाइज कराना है, तो आप डुप्लीकेट 0 कर दें, आप 100 करेंगे यहाँ पे, 100 टाइम्स आपके एरे के अंदर 0 सेव हो जाएगा। 1 लिखेंगे यहाँ पे 20, तो 1 आपका 20 टाइम्स आपके एरे के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको 20 टाइम्स या 100 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी उसको, जैसे आप यहाँ एरे में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आता है कि अगर आपने ये एरे ऑफ वर्ड्स दे रहे थे। ठीक है, वर्ड आपके पास क्या होता है, वर्ड होता है आपके पास 16 बिट। ठीक है, और इसके बाद अगर आप डी वर्ड दे रहे हैं, डी वर्ड को वैसे लिखने का तरीका क्या है कि आप अगर कोई अनसाइंड वैल्यूज इनिशियलाइज कराना चाह रहे हैं डी वर्ड में, तो आप इस तरीके से करवा देंगे। ठीक है, साइंड अगर वैल्यू है उसको आप इनिशियलाइज कराना चाह रहे हैं किसी वैल्यू में, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है आपके पास इस साइंड वैल्यू इस वैल्यू 2 के अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन आप इसको एज अ एरे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और डी वर्ड या एस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही आप डी वर्ड या एस वर्ड लिखें, आगे आप जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉमा सेपरेटेड दे दें। जब कॉमा सेपरेटेड आप देंगे तो वो खुद ही इसको एरे कंसिडर कर लेगा। कॉमा सेपरेटेड नहीं होंगी वैल्यूज़, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लेगा, एरे नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये एरे ऑफ डबल वर्ड्स में क्या है कि ये आप इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ। अच्छा, वही चीज़ आपके पास कीवर्ड, आपको पता है कि आपके पास 64 बिट पे होता है, जैसे ये जो बाइट है वो 8 बिट पे है, वर्ड आपके पास 16 बिट पे है, डी वर्ड आपके पास 32 पे है, और क्यू वर्ड जो है वो 64 बिट पे है, यानी कि 8 बाइट्स के ऊपर है। तो आप जब इसको इनिशियलाइज वैसे कराते हैं तो आप क्यू वर्ड लिखते हैं और जो भी 64 बिट की वैल्यू है वो आप इसमें स्टोर करा देते हैं। लेकिन आप चाहें तो एरे के थ्रू कराना चाह रहे हैं तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दें, और आपके पास कीवर्ड डेटा टाइप का एरे क्रिएट हो जाएगा, और आप हर इंडेक्स के ऊपर 64 बिट की वैल्यू को सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उसके तरीके हो गए इसको एरे को स्टोर कराने के मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ। ठीक है, फिर ये डी क्यू भी दिया हुआ है कि आप कीवर्ड की जगह पे डी क्यू लिखेंगे तब भी वो कीवर्ड को इस्तेमाल करता है, ये इसका एक फंक्शन। ठीक है, फिर चीज़ हमारे पास आती है सिंबॉलिक कांस्टेंट। कि सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी जैसे ये आपने एक लेबल लिया हुआ है या आपने कोई आइडेंटिफायर लिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ आप आगे कोई भी सिंबल लगाएं, ठीक है, और आगे कोई एक्सप्रेशन लिखें, तो वो उस सिंबॉलिक कांस्टेंट को आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है समझती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सिंबॉलिक सिंबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि इक्वल्स है या नॉट इक्वल्स है। ठीक है, इस तरीके के जो आपके पास
सिंबल्स होते हैं उसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम प्रैक्टिकली भी आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो सिंबल्स डू नॉट रिजर्व स्टोरेज, कि ये स्टोरेज रिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। यूज ओनली बाय द असेंबलर व्हेन स्कैनिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अभी हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ समझ आएगी कि इट कैन नॉट चेंज एट रन टाइम, ठीक है। ये रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि इक्वल्स अगर हम यूज़ करेंगे वो रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता। आप वैसे इन दी मिडल ऑफ कोड अगर इसको चेंज करें तो वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। दे आर यूज्ड ओनली बाय द असेंबलर व्हेन स्कैनिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास असल चीज़ आती है कि इक्वल साइन डायरेक्टिव। इक्वल साइन डायरेक्टिव क्या करता है? इक्वल साइन डायरेक्टिव ये करता है कि आपके पास मोस्टली 32 बिट एक्सप्रेशन को जो है स्टोर कर रहा होता है कि अब जैसे यहाँ पे सिंटेक्स इसका गिवन है कि आपने नेम दिया, इक्वल्स दिया और एक्सप्रेशन आगे दे दिया। एक्सप्रेशन दे सकते हैं कोई, या आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी गिवन है, काउंट इक्वल्स टू 500, ठीक है, और मूव ए एल कॉमा काउंट। अगर हम जैसे पहले हम कर रहे थे कि मूव ए एल कॉमा काउंट, तो या मूव का इंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे कि मूव ए एल कॉमा 500, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम काउंट इक्वल्स टू 500 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल्स का ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये अभी आप लोग की छोटी सी एग्जांपल है, इसको अगर आप लोगों को चीज़ बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो ये आगे काफ़ी फ़ायदा देगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज इक्वल्स, अब जब अभी तक हम मूव का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, आप अगर इसको देखें कि ये भाई एज इक्वल्स टू 50 मैंने दिया है, ये एज के अंदर 50 वैल्यू जा भी रही है कि नहीं जा रही, तो आप ये किस तरह चेक करेंगे? आप क्या करेंगे? एज को एक्स में रखेंगे और होल राइट डेसिमल कर देंगे। अब चेक करें कि ये 50 वैल्यू आती है कि नहीं। ये देखें 50 आ गई, इसका मतलब कि ये इक्वल्स डायरेक्टिव, यानी कि आपका सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये वाला सिंबल इक्वल्स का वर्क कर रहा है, इक्वल, ठीक है। एज इक्वल्स टू 50 किया तो एज इक्वल्स टू 50 कह रहा है, ठीक है। अब इसमें हम सवाल ये आता है कि हम जैसे मूव का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मूव इस्तेमाल करते हुए हम इक्वल्स के ऊपर एकदम क्यों आ गए? इक्वल्स का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम मूव को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मूव के अंदर ये है कि मूव आपको, आपने एक दफ़ा मूव की वैल्यू, अब नेक्स्ट टाइम आपने जब भी यूज़ करना है तो आपको दोबारा से ई ए एक्स की वैल्यू कहीं पे चेंज हो गई, दोबारा से इसको मूव करना पड़ेगा। तीसरी दफ़ा करेंगे, कहीं आप ई ए एक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ई ए एक्स की, आप एक बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड है, तो ई ए एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, जो आप लोग अभी तक लैब्स में करते आ रहे हैं। फिर आपको ई ए एक्स की वैल्यू के अंदर मूव कराना पड़ेगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे इक्वल्स डायरेक्टिव के थ्रू यूज़ किया हुआ होगा, तो आपको मल्टीपल टाइम हर दफ़ा उसको मूव नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपने इक्वल्स किया हुआ है, अब जहाँ जहाँ पर भी ये एज यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो भले कहीं भी जाके यूज़ हो रहा हो,
तो वो आपके पास ये पहले से एक वैल्यू सेव होगी, ठीक है। तो आपको मूव हर दफ़ा करवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वल्स डायरेक्टिव काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास जैसे अभी हमने ये एरे देखा, ये एरे है। अगर हमें इसका साइज़ मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? साइज़ ऑफ द एरे मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो साइज़ ऑफ एरे मालूम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। भाई पहले या तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर दफ़ा जब अगर हमने कोई ऐसा कोड लिखना है जिसमें हमें एरे का साइज़ इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एरे लिखा हुआ है, ये एरे है, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि हम साइज़ साइज़ क्या कर दें, 4 कर दें। लेकिन अब इसमें यह है कि अब मुझे कभी भी इसकी ये चीज़ अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे हर दफ़ा इसका साइज़ अपने हार्ड कोडेड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली कोई ऐसा कोड लिखूँ कि जिसके थ्रू ये साइज़ खुद ही कैलकुलेट हो जाया करे। उसका तरीका ये है कि आपके पास आप डॉलर के साइन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आपने ये लिस्ट डिफ़ाइन की है, ठीक है? लिस्ट आपके पास एक एरे है, ठीक है? अब आप लिस्ट साइज़ के अंदर क्या स्टोर करा दें? डॉलर माइनस लिस्ट। तो डॉलर क्या है? डॉलर बेसिकली आपके पास क्या होता है, डॉलर जो है वो करंट लोकेशन होती है आपकी काउंटर की, ठीक है। करंट लोकेशन ऑफ द काउंटर से क्या मतलब है कि ये आपका जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, उसकी करंट लोकेशन डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये इसमें से लेंथ इसकी कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप इसकी जो करंट काउंटर की ऑफसेट है उसको माइनस कर दें आपकी लिस्ट में से, तो आपके पास क्या निकल आता है, आपका लिस्ट का साइज़, यानी कि इस एरे का साइज़। और इसमें एक और बात आती है, वो बात क्या है कि जहाँ आपने ये इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है, ठीक है, या यूज़र इनपुट आपने कहीं से अगर लिया है एरे के अंदर, तो वो जहाँ पे यूज़र इनपुट लेना ख़त्म हुआ है उसके बिल्कुल बाद ही आप ये लिस्ट साइज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास इसके बाद आ जाता है। नेक्स्ट लाइन में ही आपने करना होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट 2-3 लाइन्स के बाद करेंगे इस लिस्ट साइज़ को कैलकुलेट, तो वहाँ पे आपके पास एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ की, और वो आपके पास कैलकुलेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डॉलर चेंज होता रहता है। डॉलर क्या है, आपकी इस लाइन का ऑफसेट जो है वो आपके डॉलर के अंदर सेव हो रहा होता है। ये आपके करंट जो काउंटर है या करंट स्टेट जो है ऑफ द स्टेटमेंट इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये आप उसको लिस्ट में से माइनस कर दें तो आपका साथ आ जाता है। अच्छा, आप जब ये बाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने बाइट टाइप का एरे लिया हुआ है, तब तो आप इसको एक तरीके से क्या कह रहे होते हैं कि डिवाइडेड बाय वन हो रहा है ये, क्योंकि ये एक बाइट के ऊपर है। डिवाइडेड बाय वन मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंट उसके लिए करेंगे, सपोज, अच्छा पहले तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ये लिस्ट साइज दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे ये इसको रिमूव कर दें, ठीक है, बाइट टाइप की 5 एलिमेंट्स ले लिए हमने। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे इसका लिस्ट साइज, ठीक है, डॉलर लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि
5 आना चाहिए। फाइव आ गया। अगर मैं इसकी ये एलिमेंट्स बढ़ा दूँ, ठीक है, आगे आपको आगे के जो टास्क वगैरह हैं इसके अंदर लिस्ट साइज़ जो है ना कैलकुलेट करना, अगर आपने सीख लिया तो आपको आगे के टास्क वगैरह के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने कहीं पे ये लिस्ट है, ठीक है, इसको हमने सपोज इसके सारे एलिमेंट्स को सम किया है। सम करने के बाद मैं इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो एवरेज के लिए आपको इसका साइज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आप सम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय एरे इस लिस्ट के साइज़ से करेंगे तो वो आपका उसका वो आ जाएगा। अगर आपने इस लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करना है तो उसके लिए आपके पास लिस्ट का साइज़ होना चाहिए, उस हिसाब से आप रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल जगहों पे आपको काम आएगा लिस्ट साइज़, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये एक तो बाइट टाइप का ये था, एरे था, तो आपने इसको डॉलर माइनस लिस्ट कर लिया, ठीक है। होता ये है कि आपके पास ये एट, जब आपके पास बाइट टाइप का है तो आपके पास ये 16 बिट के ऊपर एक ये एलिमेंट आपके पास 16 बिट मेमोरी ले रहा होता है, ये 16 बिट ले रहा होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपके पास वर्ड होता है, जैसे कि हम बाइट यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो वर्ड क्या होता है, 2 बाइट्स होता है, यानी कि 32 बिट्स होता है। ये 60 ये वर्ड जो है वो आपके पास 32 होता है। हाँ, 32 बिट्स होता है, यानी कि 2 बाइट्स होता है। 16 × 16 32 है, यानी कि ये 16 बिट्स है, तो वो 32 बिट्स होता है, यानी कि 2 बाइट्स होता है। तो जब 2 बाइट्स होता है तो यहाँ पे 2 बाइट्स होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा जब भी आप वर्ड के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने कोई वर्ड टाइप का एरे लिया हुआ है, आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा और फिर आपका लिस्ट साइज निकलेगा, यानी कि आप यही डॉलर माइनस लिस्ट करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका जो वर्ड टाइप का अगर लिस्ट लिखी हुई है तो उसका साइज़ निकल आएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे बाइट टाइप के उसका निकाला है, इस तरीके से आप वर्ड टाइप का निकालने के लिए ये ना हो कि आप वर्ड टाइप का निकाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहे, फिर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। एक्यूरेट आपको चाहिए तो आप डिवाइडेड बाय 2 करें। डी वर्ड है, डी वर्ड आपको पता है कि वो कितने पे होता है, 4 बाइट्स होता है, ठीक है। 16 × 4 करें तो आपके पास ये डी वर्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, तो डी वर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आप लिस्ट डी वर्ड और डी वर्ड टाइप का आप ले लें एरे, ठीक है। उसके बाद आप उसका साइज़ कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों बाइट में वर्ड के अंदर और डी वर्ड के अंदर आप किस तरीके से साइज़, अच्छा यहाँ पे डी वर्ड नहीं लिखा हुआ, आप इसको डी वर्ड कंसिडर करें, तो डी वर्ड टाइप का भी हो तो आप ये आसानी से इसका लिस्ट का साइज़ निकाल सकते हैं या एरे का साइज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ई क्यू यू डायरेक्टिव। अच्छा, ई क्यू यू डायरेक्टिव क्या होता है, ई क्यू यू डायरेक्टिव भी आपका इक्वल्स का ही काम कर रहा होता है, ठीक है। ये किस तरीके से कर रहा होता है कि आपके पास जैसे ये, हम इसको बैक करें, ठीक है, हम यहाँ पे हाँ, हम यहाँ पे ये इक्वल्स का डायरेक्टिव इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। ये जो हम सिंबॉलिक कांस्टेंट में इक्वल साइन डायरेक्टिव इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। और उसी इक्वल्स के थ्रू हमने क्या किया, ये लिस्ट भी कैलकुलेट की, यानी कि इसमें लिस्ट साइज इक्वल्स का इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, इक्वल्स में क्या हो रहा था कि हम
मैं अगर ये एज इक्वल्स टू 50 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने एक दफ़ा में क्या किया कि मूव ई ए एक्स, यानी कि ई ए एक्स में एज 50 कर दिया, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने मुझे सिंपल इक्वल्स का ऑपरेशन परफॉर्म किया और 50 दे दिया। मैं सेकंड लाइन में क्या करूँ कि मैं इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर दूँ एज इक्वल्स टू 70, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, मूव ई ए एक्स कॉमा एज, ठीक है, और राइट डेसिमल और क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये एक दफ़ा इसने 50 किया, इसको इनिशियलाइज, यहाँ पे इसने 50 ई एक्स में डाला और प्रिंट करा दिया, और सेकंड टाइम में इसने इसको 70 चेंज कर दिया, एज इक्वल टू 50 था 70 कर दिया, और जब इसमें डाला और इसको 70, तो ये होना ये चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ रन हो और दूसरी दफ़ा में ये दोबारा से री इनिशियलाइज हो जाए, इसको कहते हैं री इनिशियलाइजेशन। ये पहले एक दफ़ा इनिशियलाइज हुआ, अब ये री इनिशियलाइज हो जाए, और ऐसा इसके अंदर एरर आएगा, या फिर ये रन हो जाएगा, ये पहले 50 प्रिंट करेगा और फिर 70। यहाँ पे ये देखिए, पहले एक दफ़ा 50 लिया और सेकंड टाइम में उसने उसको री इनिशियलाइज कर दिया, एज पहले 50 थी, अब सेकंड टाइम में मैंने 70 ले ली, तो वो री इनिशियलाइज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई इक्वल्स तो इस्तेमाल करूँ, ठीक है, यानी कि मैं मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं इक्वल्स करूँ, लेकिन मेरी जो ये वैल्यू मैंने कोई एक आध वैल्यू ऐसी ले ली है अपने प्रोग्राम के अंदर, जो मैं चाह रहा हूँ कि वो चेंज ना हो, यानी कि ये इक्वल्स वाला काम ना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं ई क्यू यू का डायरेक्टिव इस्तेमाल करूँगा। वही चीज़ है कि आप जैसे इक्वल्स को आप स्ट्रिंग के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंबल पे भी, एक्सप्रेशन पे भी, तो ई क्यू यू को भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ई क्यू यू का फुल फॉर्म होता है इक्वेट, ठीक है, तो इक्वेट से क्या होगा कि ये आपके पास वैल्यू सेफ हो जाएगी, ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे बार बार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स की जगह ई क्यू यू का इस्तेमाल कर लूँ, ई क्यू यू, तो क्या होगा, मैंने एक दफ़ा एज ई क्यू यू 50 कर दी, यहाँ पे ये 50 एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम में जब मैं इक्वल्स यहाँ पे आएगा आपका सिम्बलर, तो वो यहाँ पे आके इसको फेल कर देगा कि एक दफ़ा तो एज जो है वो 50 हुई हुई है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, यहाँ पे ये एरर दे देगा। एरर क्या है, सिंबल रीडेफिनेशन एज, ये सिंबल को रीडिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ई क्यू यू जो है आपके पास काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर बाकी उसकी सारी वही एग्जांपल्स वगैरह गिवन है, ठीक है। और फिर टेक्स्ट ई क्यू यू है, टेक्स्ट ई क्यू यू भी यही काम कर रहा होता है कि जैसे ये आपके पास इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन किसी डेसिमल वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो टेक्स्ट ई क्यू यू जो है आपके पास, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, कोई स्ट्रिंग लिख देंगे, तो वो उसको इस तरीके से सेव कर देगा, वो टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं ना स्लैब में, वो देखी हैं कि आप डुप्लीकेट ऑपरेटर के थ्रू एक ही एरे के अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को किस तरीके से मल्टीपल डुप्लीकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है कोई, तो उसको आप किस तरीके से डुप्लीकेट डी यू पी ऑपरेटर के थ्रू, जितने चाहें आप उसमें हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ चाहें तो आप एक ही दफ़ा लिख के वो 100 टाइम्स उसको स्टोर करवा सकते हैं डुप्लीकेट के थ्रू, ठीक है। एरे आपने क्रिएट करना है तो आप कॉमा सेपरेटेड एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने कोई डी वर्ड या एस वर्ड टाइप का कोई एरे क्रिएट करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, क्यू वर्ड टाइप का करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं, ये हमने देखा है कि इक्वल्स साइन डायरेक्टिव होता है, यानी कि इक्वल्स का काम आप किस तरीके से ले सकते हैं, इक्वल्स को आप मल्टीपल टाइम्स री इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने हमने देखा कि ये हम लिस्ट ऑफ एरे किस तरीके से, ये साइज ऑफ एरे किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं डॉलर माइनस लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये डॉलर माइनस लिस्ट के थ्रू हम इसका साइज कैलकुलेट कर, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एरे हैं, अगर वर्ड टाइप का है तो हम उसको साइज कैलकुलेट करने को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, डी वर्ड टाइप का है तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ई क्यू यू डायरेक्टिव में और इक्वल्स डायरेक्टिव में क्या फ़र्क है, ठीक है।
ये इक्वल साइन डायरेक्टिव और ई क्यू यू डायरेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है, और ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल रन करके दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट लेंगे एरे के अंदर, और अगर आप जैसे अभी तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू एरे के अंदर दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक मिनट, जैसे अभी हमने 5 वैल्यूज़ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी थी, अ, और उसके उसके बाद उसका साइज़ कैलकुलेट किया था, या फिर उसको स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास यूज़र इनपुट हो, तो मैं ये एरे के थ्रू यूज़र इनपुट किस तरीके से ले सकता हूँ, ये भी हम देख लेते हैं। क्या करेंगे कि डॉट डेटा के अंदर सपोज एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, बाइट टाइप का, ठीक है। इसके अंदर 50 डुप्लीकेट जीरो, हमने वैल्यू जीरो इसमें इनिशलाइज करा दी, ठीक है। फिर हम कोई मैसेज ले लेते हैं, मैसेज इक्वल्स टू बाइट, ठीक है। और बाइट के अंदर हम दे देते हैं 5 नंबर्स, ठीक है। यूज़र से 5 इनपुट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट कोड सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है, मेन प्रॉक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव ई डी एक्स ऑफसेट मैसेज, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये मैसेज ई डी एक्स में स्टोर हो जाएगा, हम उसको यूज़र स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे, राइट स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम वाइल लूप के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे, और वाइल लूप के थ्रू ही हम आउटपुट करेंगे। तो हमें पता है कि वाइल इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई काउंटर चाहिए होगा, ई सी एक्स हम ज़ीरो रख लेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे वाइल की कंडीशन दे देंगे कि 5 टाइम्स इनपुट लेना है। तो जब तक ई सी एक्स इज लेस देन 5, तो क्या करो, यूज़र इनपुट लेते रहो, क्या करो, कॉल रीड डेसिमल, ठीक है। और मूव कर दो, जो वैल्यू आएगी ज़ाहिर है हमने बाइट टाइप कर लिया, तो ये हमने मूव करा देंगे, जो वैल्यू आएगी सपोज वो ए एच में या ए एल में आ रही है, तो हम उसको एरे कि कौन से इंडेक्स पे आएगी, वो ई सी एक्स इंडेक्स पे, यानी कि अभी ई सी एक्स ज़ीरो है, ठीक है। तो एरे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, इसके ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर हमें यूज़र इनपुट वाली वैल्यू को स्टोर करवाना है। क्या करेंगे, मूव एरे ब्रैकेट्स ई सी एक्स, यानी कि एरे, जो ये एरे है इसका ई सी एक्स इंडेक्स, यानी कि ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ए एल डेसिमल से, ठीक है। ये वैल्यू जो यहाँ से यूज़र ने दी, उसके ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर सेव हो गई, जो अभी हमने इसको एरे को ज़ीरो से इनिशलाइज किया हुआ है ना सब, तो अनइनिशलाइज्ड भी रख सकते थे, ये मैंने ज़ीरो से रख दिया, ये पहले इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसी तरीके से क्या करें, ये इनपुट लेते रहे, और ई ई सी एक ज़ीरो था, अब नेक्स्ट टाइम वन इंडेक्स पे प्रिंट करानी है, फिर टू पे तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज को स्टोर कराता रहेगा, उसके बाद ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये 5 इनपुट्स इसमें स्टोर हो चुके होंगे, और ये एंड डॉट एंड वाइल कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप ये एंड वाइल हो गया, ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लिया हम, और ब्रेक करने के बाद आप एक और लूप लगाएं, और जिससे आपने यूज़र को प्रिंट करवानी है वही वैल्यूज़, ठीक है। तो आप क्या करें, वाइल ई सी एक्स इज लेस देन 5, क्या करो,
मूव एल के अंदर कर दो आप एरे, और एरे का कौन से इंडेक्स की वैल्यू, 0th इंडेक्स की, यानी कि ECX इंडेक्स की। ठीक है, और आप क्या करो, कॉल राइट डेसिमल। ठीक है, कॉल नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, क्या कर दो इंक्रीमेंट, एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन इंक्रीमेंट कर दो ECX के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये लूप चलता रहेगा 5 टाइम्स, सारी वैल्यू जो इनिशियली शुरू के 5 इंडेक्स पे हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर आप क्या करो, डॉट एंड वाइल। ठीक है, और इसको एग्जिट मेन एंड मेन। अब हम देखते हैं कि ये यूज़र से 5 वैल्यूज़ को अगर हमने इनपुट लेना हो और उन्हीं 5 वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराना हो तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब ये हमें कह रहा है इंटर 5 नंबर्स। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा इंटर 5 नंबर्स हमने किया भाई, 5 4 3 2। ठीक है, ये हमने यूज़र इनपुट दिया और ये हमें उसने वही एरे आउटपुट में प्रिंट करा दिया। एरे की सूरत में इसने इनपुट लिया एरे के 0th इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे टिल 4th इंडेक्स पे, और ये इसने हमें प्रिंट करा दिया यूजिंग वाइल लूप। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल टास्क नहीं है। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने यूज़र इनपुट लिया है और फिर आउटपुट स्क्रीन में आपने शो करा दिए। ठीक है, अच्छा 9:42 है। अच्छा, ये टास्क हमने कर लिया। इसके बाद आप लोग एक 20 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ठीक है, तब तक आप लोग फ्रेश भी हो जाएं। 20 मिनट्स बाद जो है दोबारा से आप ज्वाइन करें तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें। आप लोग जो है 9:05 पे दोबारा से ज्वाइन कर लें, 10:05 पे। ठीक है। छोटी लैब है, इसके बाद इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस आप लोग ब्रेक ले लें, उस ब्रेक के बाद 10-15 मिनट्स के अंदर एंड हो जाएगी। ठीक है।